एस्टिमेशन कॉस्टिंग में मेरे क्लास में क्या क्या दिक्कत हो रहा है अभी बताओ। ये पहले क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई एक जन बोलो। हाँ बोलो। बोलो एस्टिमेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। कुछ नहीं पढ़े हैं। कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, क्या बात है। दिन बंधु। पढ़े सर। हाँ क्या क्या पढ़े हैं बोलो चंद्रमणि, जो बोल रहे हो एक लड़का बोलो क्या क्या टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं आज तक। आज तक पूरा सर, तो हाँ। पूरा सिलेबस में तो हम लोग मोटर वायरिंग तक पढ़ लिए। मोटर वायरिंग और उसका इंसुलेशन कैसे होता है, और उसका वायर कनेक्ट, केबल कनेक्ट, कंडक्ट का कैसे बिछाया जाता है, वायर का कंक्लूजन कैसे किया जाता है, न्यूट्रल फेल का, वहां तक पहुंच गया। इंडस्ट्रियल मोटर वायरिंग हम्म। वाइंडिंग वहां तक पहुंच गया। क्या क्या पढ़े हैं बाबू, सिर्फ एक ही टॉपिक बोलो। मॉड्यूल 5 शुरू तक से पहुंच गया स्टार्ट सर। करो, सिलेबस का शुरू से स्टार्ट करके बताओ क्या क्या कंप्लीट हो चुका है। हाँ, तो सिलेबस को तो बोल रहे सर, सिलेबस के 5वां मॉड्यूल पहुंच चुके हैं सर हम लोग टोटल। पहला मॉड्यूल में क्या था। पहला मॉड्यूल में था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। कितने तरीके का इलेक्ट्रिकल, जनरल एक सेकंड सवाल अब सुनते जाओ क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन कितने तरीके का है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या होता है। क्लासिफिकेशन में सर आपका डोमेस्टिक होता है, हम्म। इंडस्ट्रियल होता है, हम्म। और आपका डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, और तीन प्रकार कमर्शियल होता है। कॉमर्शियल। का सर। ठीक। चंद्रमणि नेक्स्ट टॉपिक बोलो, नेक्स्ट टॉपिक क्या था क्लासिफिकेशन के बाद। जर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन नहीं, ठीक। इसका आंसर हमको सीखा, आंसर दो, क्या लिखोगी इसमें। अनम्यूट करो सीखा, क्या आंसर लिखोगी इसमें, जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। Yes, sir. क्या लिखोगी इसका आंसर। All electrical installation should be followed by electrical standard, Indian electricity rule. हम्म। और फिर if material does not exist under IS, then material shall be approved by the competent authority. गुड। और sir, lays Indian standard specification के according 732 to 7 it lays down that the work shall be carried by out under the direction of supervision of a person holding a certificate of competency issued by the state government for the type of work involved. हम्म। और उसका एसेंशियल होगा सर, जैसे कि गुड वर्कमैनशिप होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, फिर प्रॉपर फंक्शनिंग होना चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होना चाहिए। पोजिशनिंग ऑफ इक्विपमेंट आएगा इसमें, नहीं आएगा। आएगा सर। आएगा तो उसको चलो ठीक। चंद्रमणि नेक्स्ट टॉपिक बोलो। रीडिंग रीडिंग एंड इंटरप्रेटेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखो रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन है वो, ठीक है। इन रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग होता है क्या, एक्चुअली इंजीनियर्स का लैंग्वेज होता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड में हम कहीं पे भी जाके बोलेंगे ना कि रजिस्टर हमको चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में रजिस्टर चाहिए, तो मे बी जैसे हम यूरोपियन कंट्री चले जाएं तो वहाँ जैसे फ्रांस है, पेरिस है, ब्राज़ील है, तो ये सब देश में क्या होता है ना कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। हिंदी तो भूल जाओ इंडिया के बाहर। तो जब तुम वहाँ जाके बोलोगे कि हमको रजिस्टर चाहिए तो मे बी तुम्हारा जो वर्बल कम्युनिकेशन है उनके साथ मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा मतलब कहने का है कि वो इसको समझेंगे नहीं। तो कैसे मिलेगा यार हमको रजिस्टर, तो अब तो ब्राज़ील में जाके काम करने लायक नहीं है। तो सैम्बल ढूंढना पड़ता है। सिंबल ढूंढना पड़ता है, बहुत बढ़िया। तो जो सिंबल्स हमारा है वो क्या है, यूनिवर्सल डिफाइंड है IEEE से, इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो वर्ल्ड वाइड डिफाइन किया गया है कि अगर हम रजिस्टर का सिंबल बनाएंगे तो रजिस्टर ही होगा, कैपेसिटर ऐसे ही दिखेगा, सिंगल फेज का ये होगा, थ्री फेज का जैसा
मतलब जो सिंपल है वो सबके लिए कॉमन वर्ल्ड वाइड होगा, तो हम जाके सिर्फ वो बताएंगे, हमको मिल जाएगा। ठीक है, हम भले लैंग्वेज उनका जाने ना जाने, लेकिन वो सिंबल हमको पता होना चाहिए। तो अब ये जो हम ड्राइंग है, इसको पढ़ने में क्या क्या बाधा आ सकता है ना? कोई भी ड्राइंग को पढ़ने में क्या क्या बाधा आ सकता है? तो हम उसमें लैंग्वेज में लिखेंगे, वो हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये सब चीज़ आएगा वहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेरियस डायग्राम प्लांट इन लेआउट। हाँ राहुल कुमार, 20EE014, कितने तरीके का डायग्राम पढ़ाए हैं? कितने तरीके का डायग्राम पढ़ाए हैं बाबू? कुछ सुनाई नहीं दे रहा राहुल? राहुल, डोमेस्टिक वायरिंग करने के लिए क्या क्या रूल हमको फॉलो करना है? सुमन सिंह। यस सर। कितने तरीके का डायग्राम है? व्हाट आर द वेरियस डायग्राम? सर 3 टाइप सर। क्या क्या है? सर सिंगल लाइन डायग्राम, वायरिंग डायग्राम और सर सिमेट्रिक डायग्राम। सिंगल लाइन, वायरिंग, सिमेट्रिक। सर्किट डायग्राम कहाँ गया बाबू? आइसोमेट्रिक छोड़िए, सर्किट डायग्राम कहाँ गया? तो सर सर्किट डायग्राम लिखी नहीं थी सर। हम्म, सर्किट कितने डायग्राम तरीके लिखे का थे। बताएं, कितने तरीके का बताए हैं? वहाँ पे एक होगा तुम्हारा एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम, एक पैरेलल और इसके लाइन के बीच दिखाते हैं, फिर सिंगल लाइन डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, चलो, क्या क्या रूल हमको फॉलो करना है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में? सर जी ये रूल सर जी ये पावर सॉकेट और सर बाकी बल्ब लाइट पॉइंट के लिए अलग अलग सब सर्किट होगा। और बहुत सर जी बढ़िया। 800 वाट और 10 पॉइंट होना चाहिए सर सब सर्किट। और पावर पॉइंट के लिए 3 पॉइंट और 2000 वाट के अंदर 2000 वाट के अंदर होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अरुण कुमार, अनम्यूट करो। अरुण कुमार। अभिनव मिश्रा। ये लोग का अटेंडेंस काट देंगे आज का, हम पहले बता रहे, जो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हो। अभिनव मिश्रा। यस सर। यस सर। अभिनव, ये बताओ, व्हाट आर द सीक्वेंस टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर एस्टिमेट फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन? क्या क्या सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन को करने के लिए या उसके एस्टिमेट बनाने के लिए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट होना चाहिए और उसके अंदर सेपरेट सर्किट रहना चाहिए लाइट एंड फैन का और पावर पॉइंट का। और दिन बंधु, सेम क्वेश्चन का आंसर बोलो। सर हम थोड़ा बाहर में हैं सर। कहाँ बाहर हो? बैंक सर, बैंक आया सर। प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार बोलो। चंद्रमणि तुम ही बोलो यार, क्या इसका आंसर होगा? क्या सीक्वेंस फॉलो करना होगा? सबसे पहले क्या करते हैं डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में? सबसे पहले सर आई रूल का फॉलो करेंगे। आई रूल फॉलो करने के बाद पावर का लोडेड कैलकुलेट करेंगे कि पावर का लोड कितना है सब सर्किट का। सब सर्किट के हिसाब से हम अपना पावर कैलकुलेट करके उसके हिसाब से तो उस सब सर्किट का फिर हम डायग्राम निकालेंगे। डायग्राम निकालने के बाद उसके हिसाब डायग्राम निकालने के बाद जो है सब सर्किट को कनेक्शन करने के बाद उसका न्यूट्रल फेज वायर का भी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल जो रूल लग रहा है, मतलब जो स्विच बॉल बल्ब सबका कॉस्टिंग निकालेंगे, टोटल फाइनल करेंगे, वो निकल जाएगा उतना टोटल। ठीक, हम जो पढ़ाए हैं सर कैलकुलेट करके
बोलो। मतलब वायर का ऐसे भी निकालना पड़ेगा, कितना mm का वायर लाना है सर? हाँ, वायर का लोड हाँ तो तुम कैलकुलेशन। बोले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान देना है कि जो हम लोग सिंगल रूम, 2 रूम, 3 रूम तक का वायरिंग जो किए थे, तो सभी को बढ़िया से समझ में आ गया है? कहीं किसी को लग रहा है कि हाँ दिक्कत है डोमेस्टिक में? नहीं। हमको ये बताओ कि जो डोमेस्टिक में इंस्टॉलेशन करते हैं और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसमें करंट कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है? लोड सर। लोड में क्या डिफरेंस होता है? मतलब सिंगल फेज, 3 फेज, तो उसमें जैसे क्या होता है, P थ्री इक्वल। फेज रहता है, जो इंडस्ट्रियल जाता है सर उसमें थ्री फेज सर जाता है। 3 फेज जाता है सर इंडस्ट्रियल में। और तो domestic में थ्री फेज नहीं रहता है सर। फॉर्मूला क्या होता है 3 फेज और सिंगल फेज का? थ्री फेज का है सर HP हॉर्स पावर इंटू 170 170 746 हॉर्स 746 इन बाय रूट थ्री कोस 5 पावर फैक्टर। वो होता है क्या है कि 1 HP इक्वल टू 746 वाट होता है, इसीलिए 1 HP इंटू 746 करते हैं हम लोग। समझ में आया? फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू √3 VI cos फाई। ठीक है, √3 इंटू √3 P इक्वल टू √3 VI cos फाई। V क्या होगा? लाइन वोल्टेज। I होगा लाइन वोल्टेज इंटू cos फाई। तो इससे हम I निकालेंगे तो क्या होगा? P पावर हो गया। पावर कहने का मतलब अगर 1 HP दिया है तो 1 इंटू 746, 5 HP तो 5 इंटू 746, अगर BHP दिया है ब्रेक हॉर्स पावर तो 735 लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यस यस सर। सर। अगर BHP दिया है ब्रेक हॉर्स पावर तो 735 और HP दिया हुआ है तो 746। क्लियर है? यस सर। तो चलो, आज जो हम लोग देख रहे थे इंडस्ट्रियल का, एक न्यूमेरिकल, इंडस्ट्रियल का न्यूमेरिकल कितना हुआ था? कितना न्यूमेरिकल हुआ इंडस्ट्री में? ये न्यूमेरिकल हुआ था? हाँ सर, हो गया था? 2 गो इसमें हुआ था सर। इसमें 4 मशीन है, हो गया था ना? नहीं। यस सर। तो इसमें क्या क्या करना होगा बताओ तो। यहाँ जैसे मेरा एक 5 HP मशीन 400 3 फेज मोटर है, 3 HP 400 वोल्ट 3 फेज मोटर है, हाफ HP 230 वोल्ट सिंगल फेज मोटर है, 1 HP 400 वोल्ट 3 फेज मोटर है। करेंगे क्या हम लोग इसमें? कैसे इसको सॉल्व करोगे? थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताओ तो। कोई भी एक जन, सबसे पहला काम क्या करना होगा? सर देखेंगे गिवन क्वेश्चन, देखेंगे सर कि क्या क्या दिया हुआ है। क्या गिवन दिया हुआ है? सामने है क्वेश्चन तुम्हारा। उसके बाद सर हम लोग एजम्पशन। क्वेश्चन तो सामने है सर दिया हुआ जैसे कि इसमें कितना कितना हॉर्स पावर का मोटर है, कितना वोल्ट का इसमें सर सप्लाई जा रहा है, ये सब सर लिखेंगे। उसके बाद सर फिर एजम्पशन करेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे होगा। उसके देखो बाद सर ये ब्लॉक जो डायग्राम फिर बनाएंगे। ये जो तुम बोल रहे हो ना बाबू, सब ठीक है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो ये जो हम यही तो तुमसे जानना चाह रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। तो तुम तो उसको एकदम सीधे बोल रहे हो सर कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, एजम्पशन करेंगे। तो सवाल ही ना है ये, तो कहाँ कहाँ क्या क्या करोगे। स्टेप बाय स्टेप बोलिए, एकदम कैसे सॉल्व करोगे सेमेस्टर एग्जाम में हो तो। सबसे पहला काम है हमको यहाँ पे सर्किट डिसाइड करना है, कितना यहाँ सब सर्किट बनेगा। सबसे पहला काम यही है ना? यस सर। तो पावर सर्किट जो हमारा है इलेक्ट्रिक, इसमें जो पावर सर्किट है क्या बोलता है कि देयर शुड बी ए सेपरेट सर्किट फॉर ईच एंड एवरी मोटर। बोला है नहीं बोला है? यस सर, सारा का सेपरेट सर्किट हो। सेपरेट सर्किट होना चाहिए, सेपरेट कंट्रोलिंग स्विच होना चाहिए। तो यहाँ कितना मोटर है हमारे पास? 4 से
4 मोटर चार है, सर। 4 मोटर है तो 4 सब सर्किट यहाँ हमारा मिनिमम तो 4 लगना ही है और एक्स्ट्रा जो जितना बढ़ा लो। अब होता क्या है कि यहाँ देखो जब भी वायरिंग होता है ना तो बस बार लगता है। बस बार हम बताए थे कि कॉपर का स्ट्रिप होता है। तो जो मेन हमारा चेम्बर होता है, जैसे इनकमिंग लाइन होगा एक कॉलेज के पीछे देखे हो जो वर्कशॉप सब है, वर्कशॉप, तो देखो वर्कशॉप के पास देखे होगे तो एक ऐसा जगह होगा जहाँ से 3 फेज इनकमिंग लाइन आएगा। इनकमिंग लाइन आएगा तो उसको क्या किया जाता है, एक बॉक्स होता है जिसको पैनल बॉक्स बोलते हैं। पैनल बॉक्स के अंदर 3 तुम्हारा वहाँ पे 4 कॉपर स्ट्रिप लगा के इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 कॉपर स्ट्रिप में 3 फेज एक न्यूट्रल आएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, वहाँ पे तुम्हारा वोल्ट मीटर होगा, एमीटर होगा, वो सब रीडिंग लेने के लिए डेटा। अब हमको हर मोटर के पास पहुँचना है तो लैब में देखे होगे कि वो क्या किया गया कि हेवी गेज पाइप से उसको दीवार में ज़मीन से 2 फीट ऊपर चला के रन करा दिया गया है। खिड़की और ज़मीन के बीच में 2 फीट जो रहता है उसमें से चला रन करा के हर मोटर के पास आउटलेट निकाल दिया गया है। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दोनों रूम के बीच का रास्ता, मान लो 10 मीटर का रूम है तो 5 मीटर दोनों साइड से बीच का जो पड़ेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रंच बनाएंगे। ट्रंच कहने का मतलब है नाली। नाली देखे हो ना? यस सर। तो इस नाली में क्या पानी बहाना है हम लोग को? नो सर, वायर ले जाना। वायर ले जा सर वायर ले जाना है तो इसमें पानी तो होना ही नहीं चाहिए। तो उसको क्या करेंगे, ट्रंच बनाएंगे, उसको बढ़िया से सीमेंट से पैक करेंगे। फिर उसमें क्या करेंगे, हम लोग बालू सैंड बिछाएंगे। सैंड के ऊपर हम केबल रखेंगे और केबल मतलब कॉन्डुइट रखेंगे। कॉन्डुइट को उस केबल कॉन्डुइट के अंदर से उस केबल को रन कराएंगे और हर मोटर के पास जहाँ होगा वो ट्रंच ले जाएंगे। आइदर वो मतलब वो जिगजैग कनेक्शन नहीं चलना चाहिए, सीधा चलेगा। इसके बाद क्या करेंगे, उसके मोटर के पास हम उसका आउटलेट निकालेंगे और पूरे जो ट्रंच है उसको हम कवर करेंगे, पैक करेंगे बढ़िया से सीमेंट और कंक्रीट से, सीमेंट से, कि कभी हमको एक्सीडेंट मतलब कोई उसको छुए ना ये, ठीक है। सैंड से कवर रहेगा। अब क्या होगा कि जब हमारा मोटर के पास आउटलेट जो निकलेगा, आउटलेट मोटर के पास निकलेगा तो जमीन से जो आ रहा है वहाँ से तो रिजिड नहीं, वहाँ फ्लेक्सिबल कॉन्ड्यूट ले जाएंगे मोटर के स्टार्टर तक। अब मोटर के स्टार्टर से लेके मोटर तक सब फ्लेक्सिबल, मतलब जमीन में से बाहर जहाँ निकलेगा सब फ्लेक्सिबल कॉन्ड्यूट। तो इंस्टॉलेशन का ये 2 तरीका समझ में आ गया। पहला क्या बताएं, आइदर हम दीवार में जमीन से 1.5 फीट ऊपर दीवार में कॉन्ड्यूट को बिछा दें, अगर बहुत मोटा होगा तो कॉन्ड्यूट उसमें लगाना दिक्कत है तो हम ट्रंच बिछा सकते हैं। दोनों तरीका हमारा सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? हाँ यार, सर। मोटर के पास जब देखे होगे लैब में तो कोई भी, चाहे मशीन लैब घुसे होगे या कोई भी लैब घुसे होगे, तो मोटर क्या जमीन में इंस्टॉल रहता है या थोड़ा उसको हाइट पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं? हाइट में इंस्टॉल करते हैं सर। हाइट पे इंस्टॉल करते हैं। तो उसका फाउंडेशन होता है जिसको हम लोग बनाते हैं, तो फाउंडेशन का लेबलिंग किया जाता है। लेबलिंग कहने का मतलब है टैपर मोटर नहीं होना चाहिए। मोटर का जो फ्रेम बैठेगा वो एकदम समतल, उसको एकदम लेबलिंग करके उसको बैठाया जाता है। अगर वो होगा तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो हो सके फाउंडेशन को भी हमारा डैमेज कर सकता है या मोटर खुद को भी डैमेज करेगा। टेढ़ा मेढ़ा होने से तो सही नहीं ना चलेगा मोटर। नो सर। और कहीं पे भी डैम्प कंडीशन होगा, वहाँ पेट्रोल डीजल किसी तरीके का गैस या उस तरीके के जगह पे मोटर को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन तो हम लोग पढ़े हैं। अब जब वायर निकलेगा वहाँ से, इसके बाद पहला तो हमारा ये तरीका होगा। अब ये जब हम देख लिए कि सर्किट है तो हमको पता है कि यहाँ 4 मोटर है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको 4 मैक्सिमम मिनिमम कम से कम 4 सर्किट चाहिए और मैक्सिमम हमको फिर फर्दर एक्सटेंशन के लिए 3-4 सर्किट रख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लोड कैलकुलेशन करेंगे। लोड कहने का मतलब है जो वायर कनेक्ट होगा चारों का, सॉरी यहाँ लोड करंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, चारों मोटर का क्यों निकालेंगे कि जो हम इसके पहले हमारा तुम्हारा मेरे क्या कॉपर स्ट्रिप जो है, जिस कॉपर बार है उसका भी तो सिलेक्शन होगा। कॉपर बार किसके सिलेक्शन पे होगा, तो इन्हीं के रेटिंग पे सिलेक्शन होगा। इसके पहले जो हमारा सर्विस कनेक्शन है उसका वायर का सिलेक्शन होगा, तो इन्हीं सब के पे स्टेज सिलेक्शन होगा मोटर की करेंट कैपेसिटी पे। तो हर एक मोटर का इंडिविजुअल करंट निकालेंगे, सबको समेशन करेंगे और जो हमारा कंट्रोल पैनल बनेगा, मेन पैनल डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी उतना मिनिमम होना चाहिए। और जो इंडिविजुअल का निकलेगा करंट, उसका जो इंडिविजुअल मोटर का करंट निकलेगा उस पर हर मोटर का हम लोग करंट
उस करंट कैरिंग कैपेसिटी का वायर को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन जब मोटर इंस्टॉल हम लोग करते हैं तो दो चीज़ों को ध्यान पे हमको रखना होता है, एक होता है फुल लोड करंट, एक होता है स्टार्टिंग करंट। तो मोटर जो फुल लोड होता है उसका रेटेड करंट होता है, लेकिन स्टार्टिंग करंट हमारे फुल लोड करंट का 1.5 टाइम्स अप्रोक्स होता है ज़्यादा। क्यों अप्रोक्स होता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग मोटर विल ड्रॉ 1.5 टाइम करंट फ्रॉम इट्स रेटेड वैल्यू। क्यों करता है ये 1.5 टाइम्स? क्योंकि उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है। मोटर जब स्टार्ट हो जाता है तो बैक ईएमएफ आता है, सेल्फ रेगुलेटिंग बनाता है। तो जैसे जब मोटर हमारा रेस्ट में होगा, एकदम जीरो पोजीशन पे होगा, सप्लाई देंगे, सबसे ज़्यादा करंट ड्रॉन करेगा, मोटर स्टार्ट करते करते जैसे अपने रेटेड स्पीड की तरफ जाएगा वो स्टार्टिंग करंट डाउन होता जाएगा। तो ये जो स्टार्टिंग करंट आता है कुछ समय के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ही रहता है, लेकिन वो बहुत हेवी करंट रहता है, वो अप्रोक्स 1.5 टाइम्स होता है, जो कि हमारे मोटर के वाइंडिंग को डैमेज करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इस स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मोटर का वायर का सिलेक्शन होगा, फ्यूज का सिलेक्शन होगा, सभी हमारे स्टार्टिंग करंट पे ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखो हम इसको सॉल्व किया हुआ जो लगाए हैं आगे। सभी मोटर करंट का क्या होता है? लोड करंट रेटेड एचपी इंटू 735 इंटू डिवाइडेड बाई √3 VL इफिशिएंसी पावर फैक्टर। और ये हो गया हमारा 3 फेज के लिए, ये हो गया हमारा 3 फेज के लिए, ये हो गया मेरा सिंगल फेज के लिए, है ना। इसके बाद हम लोग क्या किए, इसके बाद हर एक मोटर का देखो इंडिविजुअल करंट निकाला गया है या नहीं निकाला गया है? हाँ या नहीं? हाँ सर। यस सर। इसके बाद देखो यहाँ सभी करंट को जोड़ के टोटल फुल लोड करंट ऑफ दिस मोटर और इतना है, तो केबल जो करंट कैरिंग कैपेसिटी 150 टाइम्स है, तो 1.5 टाइम्स तो 23.6 एम्पेयर का मिनिमम करंट कैपेसिटी का तुम्हारा इसके पहले का होना चाहिए। जो हमारा सर्विस कनेक्शन होगा या मेन बोर्ड होगा, मीटर बोर्ड होगा, सभी को हमारा इस रेटिंग का कम से कम करंट कैरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हो? नो सर। इसके बाद क्या है, ये तो हम जो निकाल लिए मेन स्विच, ये जो हमारा 26.36 आया, ये मेन स्विच के लिए आया, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आया, ये सब का करंट कैरिंग कैपेसिटी का आया, जो कि तुम्हारा हेवी करंट फ्लो होगा। तो इस 23.6 का तो आता नहीं है, इसके ऊपर जो भी है, जैसे हारमोनियम 28 का आता है तो हम उसको डाल देंगे, या कॉपर का आता है, जो कॉपर का 28 एम्पेयर आता है, एल्युमिनियम का 27 एम्पेयर। तो 23.6 के ऊपर जो भी हमारा मार्केट में अवेलेबल होगा हम उससे वायरिंग कर देंगे, उससे नीचे का वायरिंग हम नहीं करेंगे, कि हमेशा उसके ऊपर की वायरिंग को जाएंगे। अब तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का हो गया। तो क्या इन्हीं 28 एम्पेयर या 27 एम्पेयर आता है उसी से मोटर का वायरिंग कर दें? नो सर। क्यों नहीं करें? नहीं सर। क्योंकि मोटर में तो इतना हम देख रहे हैं करंट कैरिंग कैपेसिटी का ज़रूरत ही नहीं है इतना, तो हमारे लिए मनी का वेस्टेज होगा। तो अब देखो यहाँ पे हर एक मोटर का फुल लोड करंट निकाला गया है, निकाला गया ना स्टार्टिंग करंट सभी का इंडिविजुअल। यस सर। तो अभी जो जितना आया है इसके ऊपर के रेटिंग का जो भी मार्केट में अवेलेबल होगा उससे हम लोग उसका वायरिंग कर देंगे। साइज ऑफ कॉन्डुइट किस पे डिपेंड करेगा? तो नंबर ऑफ वायर और डायमीटर ऑफ वायर। रेटिंग ऑफ स्विच फ्यूज मेन फ्यूज करेगा, जो हमारा मेन जो है सबसे पहला, जिस स्टार्टिंग करंट के ऊपर स्टार्टिंग सर। करंट पे करेगा वो सबसे पहला का, और यहाँ पे जिसके बाद का अगर हम मशीन का पैनल पे लगाएंगे तो मशीन के इंडिविजुअल पे है कि हाँ। लेंथ ऑफ कॉन्डुइट रिक्वायर्ड, कितना मीटर रन करना है। अब मान लो यहाँ पे हम ये लगाते हैं, एक सेकंड हम इस पे बता रहे हैं। मान लो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा रहे हैं, यहाँ इस तरीके का ये दीवार है, ठीक है। यहाँ पे हम बैठा दिए फाउंडेशन जमीन पे ही, चलो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम जमीन पे ही भारी कर। फिर क्या है, ये मेरा दीवार है ऐसे, ये वाला कुछ रूम के जैसा लग रहा है, ये कुछ लग रहा है रूम के जैसा।
हाँ या नहीं? कुछ तो बोलो। ये रेड हम ट्रंच बिछाए हैं और मान लो यहाँ मेरा मोटर 1 यहाँ है, यहाँ एक मोटर है, यहाँ एक मोटर है, यहाँ। चलो इसको कलर चेंज करते हैं मोटर के लिए। ये मेरा एक मोटर इंस्टॉल है, दूसरा मोटर, तीसरा मोटर, चौथा मोटर। तो इस मोटर तक तो हम ऐसे जाएंगे, यहाँ तक ट्रंच जाएगा, यहाँ तक ट्रंच जाएगा। क्या चारों एक ही केबल से हम कनेक्ट करेंगे, एक ही सर्किट बनेगा? ये बोलो। नो सर, अलग बनेगा? 4 सर्किट्स है। तो मतलब यहाँ से 4 निकलेगा, 4 वायर, 1 2 3 4। अब ये 4 जो केबल में जाएगा, एक यहाँ टर्मिनेट करेगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। जो थिकनेस ऑफ ये कॉन्डुइट का डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये किस पे डिपेंड करेगा? तो नंबर ऑफ वायर रन और टोटल डायमीटर ऑफ वायर, इन्हीं दोनों चीजों पे करेगा ना। यस सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में यहाँ पे बैठाया है मीटर बोर्ड। कोई जरूरी नहीं हम यहाँ बैठा, हम यहाँ से बैठा के ये जो हम बनाए इस तरीके से हम मेन बोर्ड यहाँ बैठा के हम इस तरीके से भी कर सकते हैं ट्रंच वाला, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। फिर हम कॉन्डुइट का निकाल लेंगे, हर इंडिविजुअल लेंथ ऑफ वायर निकाल लेंगे। फिर ये हमको सर्किट डायग्राम एक दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया? देखो मेन स्विच है, मीटर बोर्ड है, मेन बोर्ड है। यहाँ पे देखो चारों सर्किट के लिए एक फ्यूज निकला है। अब एक ही सर्किट को पकड़िए। यहाँ पे गया देखो ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मेन स्विच हो गया। मेन स्विच के बाद यहाँ पे क्या गया है तुम्हारा? स्टार्टर है। स्टार्टर के बाद हमारा यहाँ से सिंगल फेज मोटर होगा, इसीलिए यहाँ 2 वायर दिखा रहा है। 3 फेज मोटर, यहाँ 6 वायर होगा तो 6 वायर रन दिखा रहा है। ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर है। ये डेल्टा कनेक्शन है सर। हाँ डेल्टा का स्टार डेल्टा है, लेकिन मोटर क्या है तुम्हारा? मोटर में तो जब बाइंडिंग होता है 3 फेज तो 6 वायर निकलता है ना, उसका कनेक्शन उसको स्टार या डेल्टा बनाता है। तो यहाँ से लेके 6 वायर रन हो रहा है, स्टार्ट में आ रहा है, स्टार्टर तक 6 वायर आ रहा है, इसलिए 6 वायर रन दिखा दे रहा है। ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा। इसके बाद मोटर का तुम्हारा करंट मोटर का कितना हमारा वायर लेंथ कैलकुलेट करना होगा, लेंथ ऑफ कंडक्ट करना है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़े हुए हैं, लेबर का कैलकुलेशन भी पता है हम लोगों को। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा ये बढ़िया से, या कहीं दिक्कत हो रहा है इन सब चीजों में? ये बताओ। ये तो हमको लगता है दोबारा हम बता रहे हैं। यस सर। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है क्या अभी सब में? नो सर। तुम्हारा देखो डोमेस्टिक कंप्लीट हो चुका है, कॉमर्शियल कंप्लीट हो चुका है, इंडस्ट्रियल भी कंप्लीट हो चुका है। मतलब पहला 5 मॉड्यूल बढ़िया से कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी किसी तरीके का डाउट होगा तो लिख के रखो, उसको पूछो, हम बार बार बताएंगे। लेकिन एग्ज़ाम तो तुम्हारा ज़्यादा चांसेस है होगा, और एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए तैयारी रखिए। ठीक है। यस सर। अटेंडेंस कोई हमको भेज देना। ठीक है। क्लिक कर लो अटेंडेंस। और बोलो मेरे सब्जेक्ट में दोनों में कहाँ दिक्कत हो रहा है?